हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरियाणा में 50,000 भर्तियां होनी है और ये सारी भर्तियां सीईटी के बेस पे होगी, है ना। और दोस्तों, हरियाणा का हर युवा यही चाहता है कि उसको लोकल में ही नौकरी मिल जाए और हरियाणा में नौकरी मिल जाए। हरियाणा में नौकरी लेनी है तो भाई भर्ती सारी सीईटी के बेस पे होगी। हरियाणा में नौकरी चाहिए तो सीईटी देना पड़ेगा, यानी कि सीईटी के ऊपर डिपेंड है हरियाणा का हर युवा। अब दोस्तों, यदि सीईटी अच्छे ढंग से हो जाए तो हरियाणा के युवाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सीईटी में कमी है। यदि सीईटी में कमी है तो वो हरियाणा के युवा को सेध देगी या नहीं सेध देगी? वो फेस करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी प्रॉब्लम? यदि कोई प्रॉब्लम है सीटी में, वो सभी युवाओं को फेस करनी पड़ेगी, है ना। ये बात हो गई। अब दोस्तों, सीईटी को क्वालिफाई करवाने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हम चाहते हैं या हरियाणा का हर युवा चाहता है कि सीईटी जैसे एच टेट सी टेट होता है क्वालिफाई। भाई आप एच टेट में 60% नंबर ले आओ, आप आगे आप हरियाणा की हर टीचर की भर्ती के लिए क्या हो जाओगे? योग्य हो जाओगे। 5 साल 7 साल जितनी वैलिडिटी है उस कार्ड की, उस कागज की, उस स्कोर कार्ड की। लेकिन सीईटी में ऐसा नहीं है। सीईटी में क्या होगा? एक तो स्कोर की भी कंडीशन कर दी भाई, 40-50% नंबर लेके आने हैं। उसके बाद में आपको 4 गुना लोग ही क्या कर सकते हैं? आगे भर्ती का जो एक सेकंड एग्जाम होगा एचएसएससी लेगी, उसमें बैठ पाएंगे। ये कमी है, ठीक है। अब दोस्तों, कुछ युवाओं ने मेरे पास मैसेज किया था मुझे कि आप पेज जो सीईटी का नोटिफिकेशन है उसका जो 46 नंबर पेज है उसको पढ़ो। तो ये 46 नंबर पेज है और पॉइंट नंबर 11 पढ़ने की बात कही गई है। तो पॉइंट नंबर 11 पढ़ लेते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा गया है? रिकमेंडेशन ऑफ नेम ऑफ कैंडिडेट बाय द कमीशन। यानी कि भाई कमीशन के द्वारा कैंडिडेट की लिस्ट भेजी जाएगी। किसको? किसको भेजी जाएगी? द नेम ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल बी रिकमेंडेड टू द कंसर्न्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू इश्यू अपॉइंटमेंट लेटर एंड सच कैंडिडेट शैल बी इन एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन बेस्ड ऑन सीईटी स्कोर unless he appear afresh in CET and obtains a new CET score। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक बार एग्जाम दिया सीईटी का, फिर आपने नौकरी ज्वाइन कर ली। क्या कर ली? फिर आपने नौकरी ज्वाइन कर ली, फिर आपका वो स्कोर कार्ड क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज देखिए, सिलेक्शन बेस्ड ऑन सीईटी स्कोर। तो सीईटी स्कोर कार्ड के बेस पे मुझे ये बताइए कौन सी नौकरी मिलेगी आपको? ग्रुप सी की मिलेगी या ग्रुप डी की मिलेगी? यदि हम सीईटी स्कोर कार्ड की बात करें तो डायरेक्ट नौकरी, एक दूसरे बिना एग्जाम के, कोई और एग्जाम ना देना पड़े, सीईटी स्कोर के बेस पे हमें किसकी नौकरी मिलेगी? हमें ग्रुप डी की नौकरी मिलेगी दोस्तों। किसकी? ग्रुप डी की नौकरी मिलेगी हमें। तो यहां पे सीईटी स्कोर के बेस पे डायरेक्ट जो नौकरी मिलेगी उसकी बात कही गई है कि उस स्कोर कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा। आपको पता है कि सी लेवल का जो स्कोर एग्जाम है सीईटी का वो अलग है और डी लेवल का जो एग्जाम है स्कोर कार्ड है वो अलग है। ठीक है। यानी कि दोस्तों, आपने सी का भी एग्जाम दिया, यदि आपने डी का भी एग्जाम दिया, आपकी डी में नौकरी लग गई, डी लेवल में स्कोर कार्ड के बेस पे आपको नौकरी मिल गई ग्रुप डी की। ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा? केवल ये डी का जो स्कोर कार्ड है ये इनवैलिड हो जाएगा। केवल डी का जो स्कोर कार्ड है ये इनवैलिड हो जाएगा। यदि आपने दोनों एग्जाम दिए हैं, सी का भी एग्जाम दिया आपने, सी का भी स्कोर कार्ड आपके पास है, वो आपका इनवैलिड नहीं होगा। वो आपका इनवैलिड नहीं होगा। ये ग्रुप डी के बारे में जिक्र किया गया है। किसके बारे में? ग्रुप डी के बारे में। क्योंकि डायरेक्ट सीईटी के स्कोर के बेस पे हमें कौन सी नौकरी मिलेगी? डायरेक्ट सीईटी के स्कोर के बेस पे तो हमें ग्रुप डी की जॉब मिल सकती है, उसमें हम मेरिट में आ सकते हैं जॉब के लिए। लेकिन हमें सी की नौकरी डायरेक्ट नहीं मिलेगी। सी के लिए तो हमें एक और एग्जाम देना पड़ेगा, उस एग्जाम के बेस पे नौकरी मिलेगी। और यदि आपने ये ग्रुप डी का
ले लिया, कोई जॉब ले ली, तो आपका केवल ग्रुप डी का स्कोर कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, बाकी का आपका ऐसे का ऐसा जो सी लेवल का है वो ऐसा का वैसा रहेगा। अब दोस्तों यहां पे एक बात देखिए आप, ये ग्रुप डी के बारे में जिक्र किया गया है, ये कैसे पता चलेगा आपको? ये पता चलेगा इस पॉइंट नंबर 10 से। इस पॉइंट नंबर 10 को जब आप पढ़ोगे, इसमें क्या बताया गया है? प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप डी पोस्ट। ग्रुप डी की पोस्ट कैसे मिलेगी? तो इन्होंने बता रखा है कि हम सीईटी का एग्जाम लेंगे डी लेवल का, उसमें बच्चों को क्या मिल जाएगा? रिटर्न का रिजल्ट मिल जाएगा, साथ में जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया उनको मिलता है वो जोड़ देंगे रिटर्न में, और उसमें इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? उसका स्कोर कार्ड मिल जाएगा। उस स्कोर कार्ड को उसके साइट पे दिखा दिया जाएगा। जब कोई ग्रुप डी की भर्ती आएगी तो हम बोलेंगे भाई जो भी ग्रुप डी भर्ती के लिए लगना चाहता है या योग्यता है उसकी और उसके पास स्कोर कार्ड है, वो क्या करे? फॉर्म भरे। फॉर्म भरेंगे हजारों बच्चे, ठीक है, और फिर उससे क्या बनेगी? मेरिट बनेगी, और उस मेरिट में जो टॉपर बचेंगे उनको डायरेक्ट नौकरी दे दी जाएगी। ये इस पॉइंट नंबर 10 में कहा गया है। ठीक है, यहां पे आगे देखिए कि फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे ऑनलाइन वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से, एंड मे बी इंडिकेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट अकॉर्डिंगली द कमीशन सेल recommended the name of the concerned appointing authority for appointment to group D post। यहाँ पे जो कैंडिडेट आया मेरिट में उसके क्या हो जाएगी? अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है, जिस डिपार्टमेंट को जिस डिपार्टमेंट में बच्चा भेजना है उसके पास बोल दिया जाएगा कि भाई इसका जो है अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दो। और ये रिकमेंडेशन फिर आगे इसी चीज को क्या कर दिया है? इसको बोल दिया है कि कैसे हम जो नाम है वो आगे डिपार्टमेंट को भेजेंगे और उसके बाद क्या होगा। तो ये ग्रुप डी के बारे में बता दिया कि आगे भाई उसका स्कोर कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि इन्होंने ग्रुप सी में लिख दिया, ग्रुप डी में लिख दिया कि भाई आपका स्कोर कार्ड इनवैलिड हो जाएगा आपको ग्रुप डी की जॉब मिलते ही। ग्रुप सी में क्यों नहीं लिखा? और इनवैलिड वाली बात ये ग्रुप सी में भी होती तो जब एचएसएससी चेयरमैन साहब से सवाल पूछा जाता है कि भाई बार बार रिपीट होंगे बच्चे, तो एचएसएससी चेयरमैन साहब बताते क्यों नहीं कि रिपीट कैसे होंगे, हम तो उनका स्कोर कार्ड इनवैलिड कर रहे हैं, ये बोल क्यों नहीं रहे? सहमत हो क्या? यदि ऐसा होता कि भाई ग्रुप सी में भी बार बार बच्चे रिपीट होंगे तो हमने इनवैलिड वाला ऑप्शन कर रखा है, वो बोलते। जब भी जैसे दीवान सर ने इंटरव्यू में पूछा था, मैंने भी उनसे इंटरव्यू था तब भी पूछा था, उन्होंने तो ऐसा नहीं बोला कि भाई हम कार्ड उसका स्कोर कार्ड इनवैलिड कर रहे हैं एक जॉब मिलते ही, तो उसको रिपीट कैसे होगा? वो ऐसा कभी नहीं बोला ना चेयरमैन ने। यदि ऐसा तो बोलते हो, लेकिन नहीं ऐसा, क्योंकि ग्रुप डी की जो पोस्ट है ना, ग्रुप डी की जो पोस्ट है दोस्तों, इन्होंने ग्रुप डी में ऐसा क्यों डाला वो बता देता हूं। ग्रुप डी की इनके लिए एक पोस्ट है केवल, क्या है? एक पोस्ट है, एक ही जो होता है सारा सिस्टम, कैडर वेटर सर्विस रूल वगैरह एक ही बना रखे हैं, इसलिए वो एक ही एग्जाम लेती है इसका। पीछे 18,000 की भर्ती आई थी, तब भी तो एक एग्जाम लिया था इन्होंने, तब भी एक एग्जाम लिया था। भाई इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है पीएन या प्लम्बर या चपड़ासी या कोई और चीज माड़ी, ये इस चीज को ऐसे नहीं देख रहे, ये केवल इसको एक पोस्ट देख रहे हैं, ग्रुप डी की पोस्ट है। ठीक है, लेकिन क्या ग्रुप सी में एक पोस्ट ये देख सकते हैं? क्या ग्रुप सी में इसको एक पोस्ट मानी जा सकती है? इसमें तो 12th बेस की क्लर्क है, इसमें तो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की पटवारी है, क्या इन दोनों को एक पोस्ट मान सकते हैं? क्या बोल सकते हैं ग्रुप सी बस एक ही पोस्ट है भाई? लेकिन ग्रुप डी में मान सकते हैं, ग्रुप सी में नहीं मान सकते, इसलिए उनका हक नहीं छीना जा सकता। भाई कोई बच्चा यदि क्लर्क लग गया, यदि क्लर्क लग गया बच्चा सीईटी के बेस पे, ठीक है, दोबारा एग्जाम देके, यदि बाद में कोई पटवारी की भर्ती आई, यदि उसके पास योग्यता भी है तो वो चाह कर भी अप्लाई नहीं करेगा यदि एक पोस्ट के बाद उसका स्कोर कार्ड इनवैलिड कर दिया तो। उसकी योग्यता है, उसके पास ग्रेजुएशन भी है, योग्यता है उसकी, वो टॉपर भी है, ग्रेजुएशन भी है, लेकिन वो क्या हो, उसने जो जॉब ले ली
वो पटवारी का फॉर्म ही नहीं भर सकता 1 साल। और पटवारी की एक बार भर्ती आ गई, आगे क्या पता 10 साल ना हो। क्या उसका ये गलत नहीं हो जाएगा उसके साथ, यदि हम पढ़ने वाले बच्चों के बारे में सोचे तो इस बारे में। इसलिए ये ऐसा रूल नहीं करेगी इनवैलिड वाला। और सी के लिए इन्होंने लिखा हुआ भी नहीं है कि उसका स्कोर कार्ड हम इनवैलिड कर रहे हैं। डी में लिखा है क्योंकि डी की एक ही पोस्ट है उनके लिए, एक पोस्ट है ग्रुप डी की। आपको देखा होगा पीछे एक ही एग्जाम लेती है। यदि ग्रुप सी की भी पोस्ट एक है तो उन सभी का एक एग्जाम आज तक क्यों नहीं लिया गया? क्लर्क, पटवारी, ग्राम सचिव। हो सकता है भाई सेम की जैसे पटवारी की भर्ती है या ग्राम सचिव की भर्ती है या कैनाल पटवारी की भर्ती है, उनमें तो क्या हो सकता है दोस्तों, एक एग्जाम हो सकता है क्योंकि कॉमन ग्रेजुएशन होती है इनके अंदर, तो सेम क्वालिफिकेशन है दोस्तों, तो एक एग्जाम ले सकती है एचएसएससी। और पीछे लिए भी है इन्होंने इस तरीके से लिए हैं। लेकिन यदि यहीं पे यदि क्लर्क की बात करें, यदि मंडी सुपरवाइजर की या अकाउंटेंट की बात करें, क्या उनकी क्वालिफिकेशन सेम है? यहाँ पे नहीं है, तो एक एग्जाम 32,000 पोस्ट का हो ही नहीं सकता। सभी भर्तियों के सर्विस रूल एक जैसे नहीं होते, सभी का क्राइटेरिया एक जैसा नहीं होता, इसलिए। और इन्होंने पोस्ट तो निकाल रखी है 400 प्रकार से, 32,000 में 400 प्रकार से पोस्ट है क्या? 400 एग्जाम प्रकार की पोस्ट का एक ही क्राइटेरिया है क्या? कभी नहीं है भाई, कभी नहीं है। इसलिए एक एग्जाम भी नहीं लिया जाएगा 32,000 पोस्ट के लिए। कार्ड भी इनवैलिड नहीं किया जाएगा ग्रुप सी के लिए। वो जो लाइन लिखी है वो ग्रुप डी के लिए लिखी है, ठीक है ना? और यदि ऐसा होता ग्रुप सी में भी इनवैलिड होता, तो चेयरमैन ने आज तक इस रिपीट वाली बात पे ये क्यों नहीं कहा कि रिपीट कैसे होंगे, हम तो इनवैलिड कर देंगे एक जॉब लेते ही। ये क्यों नहीं कहा उसने आज तक, चेयरमैन साहब ने? और इनवैलिड कर दिया तो भाई तो भी बच्चे कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि वो उसका हक नहीं छीन सकते। हर बच्चे को अपग्रेड करने का मौका मिलता है, क्यों नहीं मिलता? फिर बात आती है दोस्तों कि भाई हरियाणा सरकार भाई पहले सबसे पहले बड़ी पोस्ट भर दे, उसके बाद थोड़ी सी छोटी पोस्ट भर दे, यानी कि बढ़िया फ्लो में प्रोसेस कर दे। क्या ऐसा संभव है हरियाणा में बढ़िया फ्लो में पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाए, हर भर्ती को निखार निखार के कि भाई ये पोस्ट सबसे बढ़िया है, इसको सबसे पहले भरो, ये पोस्ट थोड़ी घटिया है, इसको भाई थोड़ी आगे बढ़ना? क्या ऐसा प्रोसेस फॉलो कर सकती है एचएसएससी हरियाणा सरकार? कभी भी नहीं कर सकती। एक बात बताओ, जब फीमेल कांस्टेबल में और दुर्गा शक्ति में कॉमन लड़कियां आ जाती है, तो उनको हैंडल नहीं किया जा सकता कि भाई पहले एक पोस्ट को पूरा कर दो और फिर दूसरा रिजल्ट निकालो ताकि सीट खराब ना हो। इनमें ही यार जब 1600 वैकेंसियों में ही ये चीज हैंडल नहीं की जा सकती, तो जब 50,000 भर्तियां होगी उसमें कैसे हरियाणा सरकार अपना फ्लो बना देगी कि भाई ये एग्जाम पहले ले लो, ये भर्ती पहले कंप्लीट कर दो, ये बाद में कर देना? तो वो भी संभव नहीं है। इसके बाद दोस्तों कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सीईटी क्वालिफाई वाली मुहिम है ये टॉपर बच्चों के खिलाफ है। ये टॉपर बच्चों के खिलाफ नहीं है, ये टॉपर बच्चों के खिलाफ नहीं है। खिलाफ तो हम किसी के हैं ही नहीं भाई। 50,000 वैकेंसी आई, कितनी? 50,000 वैकेंसी आई, बच्चे घूमेंगे 15,000 ही। वही बच्चा क्लर्क में, वही बच्चा पटवारी में, वही बच्चा उसमें, वही बच्चा उसमें। एक बच्चा क्लर्क छोड़ेगा पटवारी लगेगा, एक बच्चा पटवारी लगेगा ग्राम सचिव लगेगा। वैकेंसी खाली रहेगी नहीं लगी। सरकार ने वैकेंसी 50,000 निकाली, घूम रहे 15,000। भर्ती तो यार सीट तो वैकेंट रहेगी ना, पोस्ट तो खाली रहेगी, वहां पे दिक्कत है। अब यदि सही ढंग को फॉलो किया जाए, क्या ये खाली पोस्ट को यार किसी और बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल सकती? अब बोलेंगे जब ये लोग नौकरी छोड़ देंगे तो वेटिंग वालों को मौका मिलेगा। अरे वेटिंग का भी तो हक है, उसको भी तो अपग्रेड करने का हक है। क्या वो आगे अप्लाई नहीं करेगा क्या? वो भी तो करेगा आगे अप्लाई। यदि उसको और वेटिंग वाले को, ए वेटिंग वाले ने क्लर्क ज्वाइन कर लिया, वेटिंग वाले ने क्लर्क ज्वाइन कर लिया, क्या क्लर्क के बाद उसका मन नहीं करता कि वो भी पटवारी लगे? वो भी छोड़ेगा कभी ना कभी। तो ये प्रोसेस ऐसे ही मतलब चलेगा। यहां पर दोस्तों एक चीज और देखने वाली है,
इन सभी के बावजूद टॉपर के खिलाफ कोई नहीं है। सीईटी क्वालिफाई होगा तो फायदा सभी को होगा, किसी एक कैटेगरी वर्ग को, किसी एक जातीय वर्ग को, किसी एक स्पेशल लोगों को इसका कोई नुकसान, कोई बेनिफिट नहीं है। ये सभी के लिए है, सभी के लिए। जब एच टेट सी टेट क्वालिफाई होता है ना दोस्तों, एच टेट सी टेट क्या होता है, क्वालिफाई होता है, तो उसमें कोई ये नहीं बोलता कि भाई ये गलत कर रखा है या उस कैटेगरी के लिए गलत कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। अब दोस्तों एक जरूरी चीज आती है, यदि सरकार वास्तव में ही क्या चाहती है, करीम चाहती है, इंटेलिजेंट बच्चे या बिल्कुल क्या बोले भाई करीम बच्चे चाहती है, तो भाई नेगेटिव मार्किंग यदि कर दी जाए, नेगेटिव मार्किंग यदि कर दी जाए तो उससे क्या होगा दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में सोने पे सुहागा हो जाएगा। सीईटी क्वालिफाई कर दिया जाए और साथ में नेगेटिव मार्किंग कर दी जाए, सोने पे सुहागा हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो, यदि ऐसा होता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि नेगेटिव मार्किंग एक अच्छा पॉइंट है। अब हो सकता है कुछ लोगों को नेगेटिव मार्किंग गलत लगता हो, भाई इससे तो नंबर कट जाते हैं, यदि हमारा एक आधा सवाल गलत हो जाए तो नंबर कट जाते हैं। उसके लिए कभी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, नेगेटिव मार्किंग क्यों अच्छी है किसी भी एग्जाम को देखते हुए। और नेगेटिव मार्किंग के बिना भी बहुत सारे लोग, जो बोर्ड है ना, जो स्टेट हैं, वो भर्तियां करा रहे हैं, इसलिए इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते कि कंपलसरी करो नेगेटिव मार्किंग तो ही कुछ होगा, क्योंकि उसके बगैर भी बहुत सारे स्टेट भर्तियां करा रही हैं। ठीक है, ये तो हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी हरियाणा का हर युवा यही चाहता कि सीटी क्वालिफाई हो जाए और भर्तियां खाली ना रहे, पोस्ट खाली ना रहे। जब सरकार 50,000 भर्तियां दे रही है, वो निकाल रही है नोटिफिकेशन में, लेकिन नौकरियां लगने वाले केवल 15,000 ही होंगे, तो समस्या हो जाएगी। इससे अच्छा है भाई और लोगों को एग्जाम में बैठने का मौका दो, ताकि सीट खाली ना जाए। ठीक है। बाकी आपकी जो भी राय है, आपकी जो भी थिंकिंग है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं आपके कमेंट देखने जरूर आ रहा हूं। और कोई कमी लगती है मेरी बातों पे, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा इस चीज से जो मैं कह रहा हूं वो संतुष्ट होगा। हो सकता है मुझ में भी कमियां हो, मेरे कहने में भी फर्क हो। आप जो भी आपको लगे अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके कमेंट देखने में जरूर आ रहा हूं। आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।